ज़्यादा देर ना करते हुए हम आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। हमने लास्ट सेशन में जो भी हमने पढ़ा था, हमने इस सेशन के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि AC circuit containing resistance only, capacitance only and inductor only, जहाँ पर हमने ये देखा था कि जो रेजिस्टेंस है उसमें अल्टरनेट करंट अगर हम देखें तो अल्टरनेट करंट के फेज में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है वोल्टेज के साथ, जबकि हमने इंडक्टर और कैपेसिटर में हमने ये देखा फेजेस ट्रीटमेंट से कि उनका जो करंट है और उनका जो EMF है वो थोड़ा सा आगे पीछे रहता है। थोड़ा सा मतलब कि 90 डिग्री पर इंडक्टर के केस में EMF आगे चलता है और 90 डिग्री पर कैपेसिटर के केस में EMF पीछे चलता है करंट से। ठीक है, सो आज के इस सेशन में हम शुरुआत करेंगे, हम बात करेंगे कि इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर जब तीनों एक ही सर्किट में लगे रहते हैं किसी अल्टरनेट सोर्स के साथ, तो उस वक्त वो कैसे ट्रीट करते हैं। सो द टुडेज क्वेश्चन इज अल्टरनेट सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस है। इसको हम कई बार LCR सर्किट भी कहते हैं। LCR, L माने इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस सर्किट। ठीक है, कई बार हमें इसे RLC सर्किट भी कहते हैं, या हम इसको CLR सर्किट भी कहते हैं। CLR किसी भी नाम से पुकार लो, विद AC कि ये AC के साथ कैसे काम करता है। ठीक है, चलिए हम इस सर्किट की डायग्राम अगर बनाएं, सपोज दैट ये हमारे पास एक रेजिस्टर है, उसके बाद मेरे पास एक रेजिस्टर हमारे पास R है, उसके बाद हमारे पास एक इंडक्टर है जो कि कॉइल की फॉर्म में होगा, जो हमने फैराडे लॉज ऑफ सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन में हमने पढ़ा। इसका वैल्यू हमारे पास इंडक्टेंस वैल्यू जो है वो L है, और इसके पश्चात हम लेते हैं एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस वैल्यू C है, जो हमने पहले ही चैप्टर में कवर किया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक के फर्स्ट चैप्टर में हमने इसके बारे में बात की थी। अब कहता है ये तीनों हमारे पास जो है एक अल्टरनेट सोर्स के साथ कनेक्टेड है। अल्टरनेट सोर्स के साथ मतलब AC सोर्स के साथ ये कनेक्टेड है। अब इनका बिहेवियर कैसा होगा, चलिए कहता क्या है कि सर हमारे पास, हमें पता है कि अल्टरनेट करंट का वैल्यू जो रहता है I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा t के बराबर रहता है। दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट। अगर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के चलूं, हमने देखा कि जब हमने रेजिस्टर सर्किट में लगाया था अल्टरनेट करंट के साथ, तो हमने वहां पे फेजर रिलेशन में देखा था कि करंट एंड EMF दोनों हमारे पास सेम फेज में रहते थे रेजिस्टेंस के साथ। वहां पर कोई भी फेज डिफरेंस नहीं आ रहा था। जबकि हमने बात किया था, अगर इंडक्टर के केस में देखें तो इंडक्टर के केस में हमारे पास करंट और EMF 90 डिग्री पर आगे चल रहा था। EMF जो था वो 90 डिग्री पर आगे चल रहा था। वहीं पर अगर हम बात करें कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर में अगर ये हमारे पास इसका करंट चल रहा है, इफ दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट, then this will be the value of EMF। 90 डिग्री पर पीछे चल रहा है, इसमें 90 डिग्री पर ये पीछे चल रहा है। देखिए एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर अगर हमारे पास यहाँ पर तीनों चीजें वो सीरीज में लगी हुई है,
जो कि रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है या कैपेसिटेंस है। कैपेसिटर जो है जिसका वैल्यू हमने C रखा हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा मिट गया है, इसका वैल्यू हमने C रखा हुआ है। तो तीनों हमारे पास सेम फेज में है। अगर हमारे पास तीनों सेम फेज में है, सेम फेज में है, तीनों सीरीज में लगे हुए हैं, तो हमारे पास अगर ऐसा है तो करंट का एम्पलीट्यूड मतलब कि I नॉट एंड ओमेगा टी विल बी कांस्टेंट फॉर I, विल बी कांस्टेंट। कि भैया इसके एम्पलीट्यूड, करंट के एम्पलीट्यूड और फेज में कोई भी डिफरेंस नहीं रहने वाला है, चाहे हम वो रजिस्टर में देखें, कंडक्टर में देखें या कैपेसिटर में देखें, क्योंकि तीनों चीजें हमारे पास सीरीज में लगी हैं। तो I नॉट एंड ओमेगा टी विल बी कांस्टेंट फॉर करंट, मैं लिख देता हूं फॉर करंट थ्रू LCR, किसके क्रॉस, LCR के क्रॉस, इन सीरीज जो हमारे पास लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा चलिए, अगर ऐसा है तो हमारे पास, अगर मैं इसको फेजर्स ट्रीटमेंट दूं, क्या हमारे पास, अगर मैं इसका रिलेशनशिप देखूं कि भैया टाइम के साथ इसका क्या रिलेशनशिप है, तो चलो हम इसको थोड़ा सा ड्रा करते हैं। अगर मैं इसको देखूं, मैं इसको ड्रा करता हूं कुछ इस प्रकार से। अरे चल जा भाई। अगर मैं इसका फेजर्स ट्रीटमेंट देखूं तो हमारे पास, मान के चलो कि मैं एक करंट लेता हूं, फेज की बात कर रहे हैं यहाँ पर, एंड वोल्टेज अगर मैं देखूं, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर अगर हम बात करें, रेजिस्टेंस के अलोंग वोल्टेज कैसा रहेगा भाई? देखिए, वोल्टेज अलोंग रेजिस्टर, वहां पर हमारे पास कोई भी फेज डिफरेंस नहीं आने वाला है। दिस इज वोल्टेज अलोंग रेजिस्टर, कि भाई करंट एंड वोल्टेज यहाँ पर सेम फेज में चलने वाली है, कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला है। अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं इंडक्टर की, तो इंडक्टर की वोल्टेज प्लस π/2 पर चलने वाली है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, तो वो चलने वाली है सर प्लस π/2 पर। लेकिन अगर मैं वहीं पर वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर ले लूं, तो कैपेसिटर का वोल्टेज माइनस π/2 पे चलने वाली है, या π/2 से पीछे चलने वाली है, करंट से π/2 पर पीछे चलने वाली है। ये रहा हमारे पास करंट का वैल्यू, अल्टरनेट करंट का वैल्यू, की अल्टरनेट करंट का वैल्यू तो एक्स एक्सिस पर ही चल रहा है। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस आपकी सहूलियत के लिए इसको मैं एक्स एक्सिस मान के चलूँ, इसको वाई एक्सिस एंड इसको वाई प्राइम एक्सिस मान के चलूँ, तो हमारे पास करंट एंड वोल्टेज एक्स एक्सिस पर सेम दिशा में चलने वाली है, अगर हम वो रेजिस्टर के अलोंग लेते हैं। फिर अगर हम इंडक्टर के अलोंग लेते हैं, ये सारे सेशंस अलग अलग से हमने पिछले प्रीवियस सेशंस में किए हुए हैं, पिछले लेक्चर्स में किए हुए हैं। ठीक है, अब हमारे पास वोल्टेज अगर हम इंडक्टर में देखें तो वो प्लस π/2 पे चलने वाली है, और कैपेसिटर में देखें तो माइनस π/2 पर चलने वाली है। अच्छा भैया, चलो आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर ये एज्यूम कर लेता हूँ कि जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर VL का वैल्यू जो होगा दैट इज इक्वल्स टू I XL। What is I? I is the value of current and XL is the resistance offered by the inductor in LCR circuit, और VC हमारे पास होने वाला है I into XC। XC हमारे पास है कि resistance offered by the capacitor, and VR का जो वैल्यू है that is I into R, रेजिस्टेंस ऑफ V इज इक्वल्स टू IR। हमने यहाँ पर सिंपली ओम्स लॉ का फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है। तो भाई अगर देखें तो हमारे पास क्या, ध्यान से देखें तो हम अगर बात करें यहाँ पर, तो हमारे पास एक चीज तो कंफर्म हो रही है,
और वो ये चीज़ कंफर्म हो रही है कि एलसी सीरीज सर्किट में, एलसीआर के सीरीज सर्किट में इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में कितना फेज डिफरेंस है, 180 डिग्री का। ठीक है, क्योंकि माइनस पाई बाई 2 पर पीछे चल रहा हो, प्लस पाई बाई 2 पर पीछे आगे चल रहा है, तो दोनों का अगर फेज डिफरेंस देखें तो वो हमारे पास है 180 डिग्री का। और हमारे पास रिजल्टेंट कितना आएगा, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट। यहाँ पर ये पता चलता है कि इंडक्टर और कैपेसिटर का ईएमएफ, जब कैपेसिटर को ईएमएफ मिल रहा है तब इंडक्टर को नहीं मिल रहा है, जब इंडक्टर को मिल रहा है तब कैपेसिटर को नहीं मिल रहा है। वो हम एलसी ऑसिलेशंस के बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी तो पहले यहाँ पर हम चलते हैं। अच्छा, ऐसा है अगर, तो हम एज्यूम करते हैं या लेट करते हैं, लेट VL इज ग्रेटर देन VC, कि भाई वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर जो है वो बड़ा है एज कंपेयर टू वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। अगर ऐसा है, देयरफॉर रिजल्टेंट जो आने वाला है VL और VX का, तो VL और VX का जो रिजल्टेंट या रिलेटिव वोल्टेज हमारे पास जो है वो कितना रहेगा, VL माइनस VC, VL माइनस VC, कि भाई हमारे पास ये जो वैल्यू है, अगर मान के चलो कि VL जो है वो सपोज दैट हम 12 वोल्ट लेते हैं और VC हम सपोज दैट कि हमारे पास 4 वोल्ट का है या 2 वोल्ट का है, तो VL माइनस VC जो रिजल्टेंट होगा वो बड़े वाले की तरफ होगा, VL वेक्टर की तरफ होगा। तो VL वेक्टर हमारे पास होगा कितना, 12 माइनस 2, तो दैट विल बी अप्रोक्सीमेशन 10, तो वो वैल्यू कहीं यहाँ पर आएगा। दिस इज VL माइनस VC, ये पॉइंट होगा हमारे पास VL माइनस VC। तो भाई अगर हम जो हमारे पास ये है, क्या बोलते हैं इसको, VL माइनस VC और VR के रिस्पेक्ट में अगर मैं इसको ड्रा करता हूँ कि भाई मान के चलो कि रेजिस्टेंस ने जो वैल्यू हमारे पास वोल्टेज का जो ड्रॉप लाया, क्योंकि रेजिस्टेंस अपना काम तो करेगा ही करेगा, और इंडक्टर और कैपेसिटर ने जो अपना काम किया है वो पॉइंट यहाँ पर है रेजिस्टेंस का, तो इन दोनों का पॉइंट मिला के हमारे पास कहीं यहाँ पर कोई एक पॉइंट आ रहा है। तो ये पॉइंट का अगर मैं ये वाला डिस्टेंस देखूं तो ये है वोल्टेज या रिलेटिव वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एंड इंडक्टर, और ये है हमारे पास वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर। अब अगर मैं इसको यहाँ पर ज्वाइन करता हूँ, ये इसको अगर मैं ज्वाइन करता हूँ इस पॉइंट को, let us suppose that this is point P and this is point Q and this is point O, तो मैं अगर इसे ज्वाइन करता हूँ, मैं अगर इसको ज्वाइन कर रहा हूँ तो मेरे पास ये एक एंगल बन रहा है, और ये जो ट्रायंगल बन रही है ये बन रही है राइट एंगल ट्रायंगल OPQ। ये जो एंगल है, ये एंगल क्या बताता है, ये एंगल बताता है फेज डिफरेंस phi इन LCR सर्किट। इन LCR सर्किट में फेज डिफरेंस या इम्पीडेंस एंगल भी हम इसे कहते हैं। सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय phi, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय phi। ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है, राइट एंगल ट्रायंगल OPQ। कौन सी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। इन ट्रायंगल OPQ ट्रायंगल में अगर मैं OP स्क्वायर का लूँ, OP स्क्वायर लूँ, तो OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू OQ स्क्वायर माइनस, सॉरी नॉट माइनस, इट विल बी प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दैट विल बी PQ स्क्वायर। सो PQ का वैल्यू है VL माइनस VC, OP का वैल्यू है हमारे पास कितना है, हाँ OP का वैल्यू हम Z पुट कर लेंगे, जिसको हम कहते हैं इम्पीडेंस। क्या कहते हैं, इम्पीडेंस या टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द LCR सर्किट। क्या कहते हैं भैया,
इम्पीडेंस कहते हैं या टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द एलसीआर सर्किट। सो इसका वैल्यू हमारे पास है Z। ठीक है, अभी चलो देखते हैं। तो ये है हमारे पास रिलेटिव वोल्टेज हमारे पास, या रिलेटिव ईएमएफ हम कहेंगे। ठीक है, कि रिलेटिव हमारे पास जो वोल्टेज है वो कितना है, तो दैट विल बी ई नॉट इफेक्टिव वोल्टेज, सपोज दैट इफेक्टिव वोल्टेज है। तो हमारे पास यहाँ से कितना हो जाएगा, चलो ये VL, अरे भाई ये ई नॉट है। ठीक है, इफेक्टिव वोल्टेज अक्रॉस एलसीआर सर्किट, वोल्टेज ड्रॉप होगा ये, है ना। अच्छा चलो निकालते हैं वैल्यू। सो इसका मतलब सर ये हुआ कि OP इक्वल्स टू अंडर रूट OQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। सो OP का वैल्यू है E नॉट इक्वल्स टू अंडर रूट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ OQ, it is VR प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर इफेक्टिव वोल्टेज I इंटू Z कर लूँ, और यहाँ पर मेरे पास VR का वैल्यू कितना है, I इंटू R प्लस अरे ये स्क्वायर है भाई, I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, XL माइनस XC का होल स्क्वायर, इसको निकालने का है। तो यहाँ पर अगर मैं IXL माइनस IXC का होल स्क्वायर, I स्क्वायर I को कॉमन निकाल दो है, I स्क्वायर को अगर मैं कॉमन निकालता हूँ तो ये बचता है XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, स्क्वायर रूट खत्म, I निकल जाएगा बाहर। तो IZ जो है I बाहर आया, इसके अंदर हमारे पास R स्क्वायर प्लस माइनस XC का, सो Z विल बिकम इज इक्वल्स टू XC का होल स्क्वायर। दिस Z इज नोन एज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ये Z हमारे पास क्या है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, कि भाई यहां से पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, है ना। या हम कह सकते हैं Z इज नोन एज इम्पीडेंस। इम्पीडेंस आर टोटल रेजिस्टेंस, या फिर हम कह सकते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ LCR सर्किट, है ना। ये Z हमारे पास क्या होगा, ये होगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस के बराबर। ठीक है, चलो एक और चीज मैं यहाँ पे बात करूं, तो हमारे पास कहता है AC सर्किट कंटेनिंग LCR वोल्टेज लीड्स द करंट बाय अ फेज एंगल ऑफ phi। ये कि हमारे पास अगर LCR सर्किट को हम देखें तो करंट जो है उसको लीड कौन कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है। देखिए इफेक्टिव वोल्टेज मैंने यहाँ पे लिखा है कि E नॉट जो है दैट इज इफेक्टिव वोल्टेज, दिस इज द करंट। तो करंट से आगे चल रहा है, कितना आगे चल रहा है सर, phi एंगल से आगे चल रहा है। तो यहाँ पर हम देखें, इट इज क्लियर दैट EMF is leading current, बट कब, जब हमारे पास सिचुएशन ये है, अगर हमारे पास कैपेसिटेंस का वैल्यू ज़्यादा हो जाए और इंडक्टर का वैल्यू कम हो जाए तो फिर अल्टरनेट करंट लीड करेगा वोल्टेज को,
अभी हमारे पास इंडक्टर का वैल्यू ज़्यादा है तो इसीलिए वो लीड कर रहा है। अगर वो लीड कर रहा है तो फेज डिफरेंस कितना आ रहा है? बाय अ फेज डिफरेंस ऑफ 5। अगर फेज डिफरेंस 5 से आ रहा है तो देयरफॉर tan of phi हमारे पास कितना होगा? देयरफॉर टेंजेंट ऑफ phi हमारे पास होगा परपेंडिकुलर बटे में बेस, दैट इज VL माइनस VC अपॉन VR, है ना। तो विच इम्प्लाइज tan phi इज इक्वल्स टू XL माइनस XC इंटू I बटे में R इंटू आई खत्म, तो ये होगा XL माइनस XC अपॉन रेजिस्टेंस के बराबर। अच्छा, ठीक है, ये होगा हमारे पास tan phi। ये एक इक्वेशन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। एक और इक्वेशन, अगर हम EMF देखें, इफेक्टिव EMF की अगर हम बात करें तो इफेक्टिव EMF अलोंग दिस सर्किट, EMF या फिर हम कहें इफेक्टिव EMF, की बात करें तो EMF या E नॉट जो हमारे पास होगा या E जो होगा, इट विल बिकम इज इक्वल्स टू E इज इक्वल्स टू Z I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये इक्वेशन थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है। गड़बड़ क्या है कि भाई देखो क्या कहता है, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करूं, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को कंपेयर करता हूं तो मेरे पास क्या देखने के लिए मिलता है कि भाई अगर करंट हमारे पास ओमेगा टी पर चल रही है तो EMF हमारे पास ओमेगा टी प्लस 5 पर चल रहा है, ठीक है। तो हमारे पास LCR सर्किट जब भी हमारे पास होगा एक जिसमें हमारे पास इंडक्टर का वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कैपेसिटर, तो उस केस में हमारे पास EMF 5/2 एंगल पर आगे ही चलने वाला है, ठीक है। तो इस फाई की वैल्यू पर निर्भर करते हुए हमारे पास 3 वैल्यूज आती हैं, XL और XC का वैल्यू हमारे पास। अगर इनका वैल्यू देखें तो हमारे पास फाई का वैल्यू कितना कितना आता है, क्या रहता है। पहला सिचुएशन मेरे पास केस नंबर फर्स्ट, 3 केस आएंगे, केस नंबर सेकंड, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर सेकंड एंड केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड। केस नंबर फर्स्ट क्या है, कहता है सर जब हमारे पास when XL इक्वल्स टू XC, अगर हमारे पास XL XC के बराबर है तो इस हिसाब से, इस इक्वेशन के हिसाब से therefore tan of phi इक्वल्स टू XL माइनस XC बटे में R। तो XL अगर XC के बराबर है तो इन दोनों का डिफरेंस 0 बटे में R होगा। तो इसका मतलब टेंजेंट ऑफ phi इक्वल्स टू 0। tan ऑफ phi हमारे पास कितना 0 हुआ, तो phi इक्वल्स टू 0 डिग्री, ठीक है। हम अभी इसको डिस्कस करते हैं, पहले मैं इसको यहीं तक रखता हूँ, ठीक है। दूसरा सिचुएशन हमारे पास क्या है, दूसरा सिचुएशन हमारे पास है अगर XL का वैल्यू बड़ा हुआ, इफ XL इज ग्रेटर देन XC, तो उस वक्त tan ऑफ phi मेरे पास कितना हो जाएगा, दैट विल बी पॉजिटिव टर्म बटे में R, तो वो हो जाएगा पॉजिटिव। इसका मतलब phi जो है फेज एंगल phi जो है वो एग्जिस्ट करेगा और कैसा रहेगा, वो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, पॉजिटिव रहेगा। इस चीज को भी हम बाद में बात करते हैं कि phi हमारे पास कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है।
और तीसरी सिचुएशन में हमारे पास कहता है अगर भाई हमारे पास XL का वैल्यू कम हो जाए XC से तो टेंजेंट ऑफ फाई हमारे पास क्या हो जाएगा XL माइनस XC, तो माइनस वैल्यू रहेगा उसका। कैसा वैल्यू रहेगा? माइनस वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू रहेगा। तो tan of phi विल बी नेगेटिव टर्म डिवाइडेड बाय r विच इज इक्वल टू नेगेटिव, जो हमारे पास नेगेटिव। इसका मतलब हुआ सर ये कि फाई जो हमारे पास है वो रहने वाली है एक नेगेटिव वैल्यू। कैसी रहने वाली है? नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, फाई मेरे पास नेगेटिव वैल्यू रहने वाला है। जब ऐसा हुआ, अगर फेज एंगल हमारे पास 0 डिग्री है, ठीक है, अगर फेज एंगल हमारे पास 0 डिग्री है तो इसका मतलब XL और XC का वैल्यू बराबर है। तो भैया अभिप्राय ये हुआ कि हमारे पास करंट एंड वोल्टेज दोनों सेम डायरेक्शन में है। दोनों हमारे पास किस डायरेक्शन में है? सेम डायरेक्शन में है। और उस वक्त उस रेजिस्टेंस, उस सर्किट को हम कहेंगे नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस, सॉरी नॉन रिडक्टिव सर्किट, नॉन इंडक्टिव सर्किट, या हम कहें कि रेजिस्टेंस डोमिनेटिंग सर्किट भी हम इसको कह सकते हैं। जब हमारे पास फाई का वैल्यू पॉजिटिव हो तो उस वक्त हम कहेंगे इंडक्टेंस डोमिनेटिंग सर्किट, कि भाई यहाँ पर जो दबदबा है वो किसका है? XL का है। तो इस सर्किट को हम कहेंगे इंडक्टेंस डोमिनेटिंग या डोमिनेटेड सर्किट। ठीक है, और जब हमारे पास कैपेसिटेंस का वैल्यू ज्यादा है तो उस वक्त हम कहेंगे कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट। ठीक है, ये तीन चीजें हमारे पास आने वाली है। अब इस सेशन में हम यहीं तक रखते हैं। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहां पर हम इम्पीडेंस ट्रायंगल के बारे में बात करने वाले हैं कि इम्पीडेंस ट्रायंगल क्या कहता है, क्या होता है। देखिए, इम्पीडेंस ट्रायंगल और कुछ भी नहीं है, यही हमारे पास 0 OPQ हमारे पास इम्पीडेंस ट्रायंगल है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ फर्क इतना है, अगर इन तीनों में से मैं करंट को बाहर निकाल दूँ, जैसे मैंने यहाँ पर बाहर निकाला हुआ है, तो Z हमारे पास दैट इज इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो टोटली वैल्यू वही बताएगा। चलो खैर, वो हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। LCR सर्किट के बारे में थोड़ा सा आपने जान लिया होगा, मेरी उम्मीद से ज़्यादा ही जान लिया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है, कोई सेशन में कोई प्रॉब्लम रहती है, तो आप बेझिझक मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके उन डाउट्स को क्लियर किया जाए। एंड somehow I will also try to do be practical, मतलब प्रैक्टिकल बेसिस पर हम थोड़ा सा ज़्यादा अगर कुछ कर सकते हैं लिमिटेड सोर्सेज के साथ, क्योंकि मेरे पास सोर्सेज यहाँ पर उतने ज़्यादा रहते नहीं हैं, तो मिलता भी नहीं है, सामान मिलता भी नहीं है शॉप्स पर। उसके लिए स्पेशली मुझे जम्मू जाना पड़ता है। खैर छोड़िए, मैं कोशिश करूँगा फिर भी जितना सामान मेरे पास है उस सामान से आपको संतुष्ट करने की कोशिश करूँगा। खैर मिलते हैं अगले सेशन में, जहाँ पे हम इम्पीडेंस ट्रायंगल के बारे में बात करने वाले हैं कि इम्पीडेंस ट्रायंगल हमारे पास क्या है, क्या कहता है। उसके बाद हम पावर, LCR सर्किट में पावर कितना रहता है, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, क्या नहीं होता है, उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। LC ऑसिलेशन के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें।